हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंगल ग्राइंडर सेफ्टी के ऊपर। एंगल ग्राइंडर को इस्तेमाल किया जाता है कटिंग या ग्राइंडिंग पर्पस के लिए। तो इसके इस्तेमाल में कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं और उन हैज़र्ड्स को किस तरीके से मिटिगेट किया जाता है ताकि जो इंजरीज़ या एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं उनको कम किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके। तो बाकायदा इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर कंटेंट की बात की जाए कि इस वीडियो के अंदर हम किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल ग्राइंडर होता क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो एब्रेसिव व्हील इस्तेमाल किया जाता है कटिंग या ग्राइंडिंग पर्पज़ के लिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो यूज़ ऑफ एंगल ग्राइंडर है उसमें कौन कौन से हैज़र्ड्स मौजूद होते हैं और उन हैज़र्ड्स को किस तरीके से मिटिगेट किया जाए ताकि जो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स और इलनेस है उनको रिड्यूस किया जा सके। और लास्ट में हम इस पूरे टॉपिक की समरी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंगल ग्राइंडर होता क्या है। तो एंगल ग्राइंडर एक पावर टूल है जो कि इलेक्ट्रिक, फिनोमेटिक या हाइड्रोलिक पावर को यूज़ करके ऑपरेट होता है और ये इस्तेमाल किया जाता है कटिंग, ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग के लिए। यानी मेटल पीस को या वुडन पीस को हमने कट आउट करना है, उसको काटना है, तो उसके लिए एक ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है जिसे आम जुबान में बेबी ग्राइंडर भी कहा जाता है। तो ये इन तीन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर जो कटिंग टूल लगा होता है उसे कहा जाता है एब्रेसिव व्हील। अब उसको एब्रेसिव व्हील क्यों कहा जाता है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो कटिंग पीस बनता है ये एब्रेसिव मटेरियल से बनाया गया होता है। अब एब्रेसिव मटेरियल कौन से होते हैं, इसके अंदर या तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव व्हील इस्तेमाल किए जाते हैं। जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रेत के ज़र्रात होते हैं, इस तरीके के मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको जोड़ के एक डिस्क बनाई जाती है जिसे ग्राइंडिंग व्हील या एब्रेसिव व्हील कहा जाता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनेस होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्रेसिव व्हील्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं एंगल ग्राइंडर के साथ डिफरेंट पर्पज़ के लिए, यानी कटिंग पर्पज़ के लिए या ग्राइंडिंग के लिए या फिर पॉलिशिंग के लिए या फिर अगर मार्बल कटिंग करनी है उसके लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एब्रेसिव व्हील की स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या होती हैं या क्या होनी चाहिए। तो जो कटिंग डिस्क्स हैं या कटिंग पर्पज़ के लिए एब्रेसिव व्हील इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनेस यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील की शीट्स को कट करना है तो उसके लिए जो एब्रेसिव व्हील की थिकनेस है वो 1 mm या 1.6 mm की थिकनेस डिस्क इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा अगर थिन मेटल शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस शीट की थिकनेस कम हो उसके लिए 1 mm या 0.8 mm थिकनेस डिस्क इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा अगर हैवियर मेटल शीट की इस्तेमाल यानी अगर थिकर मेटल शीट की कटिंग करनी है तो उसके लिए 1.6 mm या 2.5 mm थिकनेस डिस्क जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब इसके अंदर सेफ्टी पर्पज़ क्या है कि अगर हम थिक शीट को कट करना चाह रहे हैं या उसकी हमने कटिंग करनी है और जो ग्राइंडिंग डिस्क है या कटिंग डिस्क है उसकी थिकनेस अगर ज़्यादा है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है उस शीट की वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरीके से अगर जो कटिंग शीट है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है और हम जो डिस्क इस्तेमाल कर लेते हैं उसकी थिकनेस अगर कम है तो वो उसको कटिंग करने के लिए सूटेबल नहीं होगी और उसके दौरान कटिंग के दौरान जो डिस्क है वो ब्रेक हो सकती है और वो किसी को हिट कर सकती है और डैमेज कर सकती है। फिर इसी तरीके से ग्राइंडिंग डिस्क जो है वो इस्तेमाल की जाती है जो एजेस हैं, जो न्यूली कट एजेस शीट होती हैं या फिर जो ऐसी शीट जिनके एजेस जो हैं वो रफ़ होते हैं, तो उस रफनेस को रिमूव करने के लिए ग्राइंडिंग जो एक टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है और उसके इस्तेमाल के लिए ग्राइंडिंग व्हील को यूज़ किया जाता है या एंगल ग्राइंडर को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरीके से जो सरफेस के ऊपर स्मूथनेस लाई जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, जो छोटे कट्स वगैरह या स्क्रैचेस वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग की जाती है, वो भी एंगल ग्राइंडर की मदद से ही की जाती है और उसके लिए जो पॉलिशिंग डिस्क है वो यूज़ की जाती है जो कि पिछली पिक्चर में हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एंगल डिस्क के यूज़ में जो हैज़र्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से मिटिगेट किया जाता है।
तो सबसे पहले अगर हम हैज़र्ड्स की बात करें तो सबसे पहले हम फ्लाइंग डेब्रिस हैज़र्ड की बात कर लेते हैं कि जब भी आप ग्राइंडर को यूज़ करते हैं कटिंग के लिए या ग्राइंडिंग के लिए, तो जब वो मेटल के साथ कांटेक्ट में आता है तो जब कटिंग स्टार्ट होती है या ग्राइंडिंग स्टार्ट होती है तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात हैं मेटल पीस के, वो उड़ के किसी की आंख में या जो ऑपरेटर है उसकी आंख में जा सकते हैं और आंख को डैमेज कर सकते हैं। चूँकि ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और एक वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ वो ट्रैवल करते हैं, तो वो को जो सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जैसे आंख है, या अगर वो आपके हवा में शामिल हो के आप इनहेल करते हैं एयर को, और उसके साथ अगर आपके बॉडी के अंदर वो चले जाते हैं तो वो रेस्पिरेटरी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इस किस्म के जो हैज़र्ड्स हैं वो क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग यूज़ ऑफ एंगल ग्राइंडर। तो उसको ख़त्म करने के लिए या उस हैज़र्ड को रिड्यूस करने के लिए हम स्पेक्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ऑपरेटर है वो सेफ्टी स्पेक्टिकल्स या फेस शील्ड का इस्तेमाल करता है ताकि अपनी आंखों को या अपने जो रेस्पिरेटरी है, थ्रोट है, उसको प्रोटेक्ट कर सके उन फ्लाइंग डेब्रिस से। उसके अलावा जब भी ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके राउंड अबाउट कोई भी ऐसा वर्कर ना मौजूद हो जो खड़ा हुआ है या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, या ये एक्टिविटी जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं उनसे सेफ डिस्टेंस के ऊपर करनी चाहिए ताकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसी दूसरे को भी टारगेट ना कर सकें। फिर उसके बाद जो सेकंड हैज़र्ड की बात हम करते हैं वो है नॉइज़, यानी जब भी एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है या इसको मेटल के साथ इन कांटेक्ट किया जाता है तो इसकी वजह से जो नॉइज़ है वो प्रोड्यूस होती है। अब नॉइज़ लेवल जो है वो 90 dB से 110 dB तक हो सकती है, और जैसा कि सब HSC प्रोफेशनल्स या HSC में जो भी आते हैं उनको पता होता है कि जो नॉइज़ लेवल है वो 70 या 75 dB से जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो ह्यूमन हियरिंग के लिए नुकसानदेह होता है, या उससे जो हैज़र्ड्स हैं वो क्रिएट होते हैं। हैज़र्ड्स में अगर हम बात करें तो या तो टिंटिनस होती है, यानी जो कान है उनमें रिंगिंग होती है, या कान जिसे कहते हैं कि कान बजना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो हेयरिंग लॉस है, हेयरिंग एबिलिटी है, वो रिड्यूस हो सकती है, या फिर परमानेंट हेयरिंग लॉस भी हो सकता है अगर एक ऑपरेटर या वर्कर डेली उस ग्राइंडर को यूज़ कर रहा है और विदाउट एनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसको यूज़ कर रहा है। तो इस हैज़र्ड को रिड्यूस करने के लिए जो सिंपल सेफ्टी मेजर है वो क्या है कि जो हेयरिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको लिया जाए, यानी एयर प्लग का या एयर मफ्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो नॉइज़ हैज़र्ड है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर उसके बाद डिस्क ब्रेकेज हैज़र्ड्स आते हैं। डिस्क ब्रेकेज में क्या है कि जब भी आप ग्राइंडर को यूज़ कर रहे हैं तो जो ग्राइंडिंग डिस्क है वो टूट सकती है। तो ये फिनोमेना सबको पता है कि जब भी एक सर्कुलर डिस्क मूव करती है या कोई भी चीज़ अपने सर्कल में मूव कर रही होती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है, यानी कि जब भी वो चीज़ को वहाँ से उसके पिन पॉइंट से छोड़ा जाता है या वो टूटती है तो वो उसके टेंजेंट डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसी तरीके से जो रोटेटिंग डिस्क है वो भी अगर टूटती है या कोई भी उसके ज़र्रात निकलते हैं तो वो उसके टेंजेंट पोजीशन में या टेंजेंट डायरेक्शन में जाते हैं और वो किसी वर्कर को या ऑपरेटर को हिट कर सकती है और उसको सीवियर डैमेज या सीवियर इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो जो एंगल गार्ड है उसको इंस्टॉल किया जाता है ग्राइंडर के ऊपर। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो एंगल गार्ड है वो 180 डिग्री का इंस्टॉल्ड होना चाहिए ताकि जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जा सके। फिर उसके अलावा जो एब्रेसिव व्हील है उसकी इंस्पेक्शन आती है कि जब भी ग्राइंडिंग व्हील को इस्तेमाल किया जाए तो जो एब्रेसिव व्हील है उसकी इंस्पेक्शन की जाए कि अगर वो एब्रेसिव व्हील डैमेज है या क्रैक्स हैं या वीक है या पुराना या एक्सपायर ग्राइंडिंग व्हील है तो उसको प्रिवेंट किया जाए यूज़ के लिए, या उसकी जो यूजेज है उसको ना किया जाए। उसके अलावा जो गार्ड है जो कि एंगल ग्राइंडर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है वो इस पोजीशन में इंस्टॉल किया जाना चाहिए कि जो स्पार्क्स हैं वो ऑपरेटर के ऑपोजिट ट्रैवल करें ताकि जो ऑपरेटर है वो उन स्पार्क्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और जिस डायरेक्शन में वो स्पार्क्स को डायरेक्ट करे या उस डायरेक्शन के अंदर वो भेजे तो वहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करे कि वहाँ पर कोई फ्लेमेबल या कंबस्टिबल मटेरियल मौजूद ना हो जो जिसकी वजह से जो फायर हैज़र्ड है वो
हो सके, या उस डायरेक्शन में कोई ऐसा वर्कर या कोई वर्कर मौजूद ना हो कि इन केस अगर डिस्क ब्रेक हो जाती है या जो एब्रेसिव या फ्लाइंग डेब्रिस है वो उस तक या उसको टारगेट ना कर सके। इसके अलावा फायर हैज़र्ड्स होते हैं, यानी जब भी एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है मेटल कटिंग के लिए, तो इस ऑपरेशन के दौरान स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी चिंगारियां प्रोड्यूस होती हैं। तो जब भी एंगल ग्राइंडर किसी ऐसी जगह पे ऑपरेट किया जाता है जहां राउंड अबाउट में या उसके इर्द गिर्द कोई भी फ्लेमेबल या कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा है, यानी कोई कपड़ा, कागज़ या कोई जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं वो मौजूद हैं, तो इन स्पार्क्स की वजह से वहाँ पर फायर का हैज़र्ड मौजूद होता है या आग लग सकती है। तो जब भी एंगल ग्राइंडर यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले हाउस कीपिंग की जाती है, यानी उसके इर्द गिर्द जहाँ पर भी एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल करना है उसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए जो कि फायर कैच कर सकती है या उसको आग लग सकती है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को रिमूव किया जाता है। फिर उसके अलावा जो एंगल ग्राइंडर है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में इस्तेमाल की जाए जहाँ पर ये हैज़र्ड्स ना हो। उसके अलावा एंगल ग्राइंडर जब भी यूज़ किया जाता है किसी भी पाइपलाइन या किसी ऐसे इक्विपमेंट की कटिंग के लिए जिसके अंदर फ्लेमेबल गैसेस या लिक्विड्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन लिक्विड या गैसेस को वहाँ से रिमूव किया जाता है या उसे आइसोलेट और डी एनर्जाइज किया जाता है ताकि जो उसके अंदर मटेरियल मौजूद है उसको रिमूव किया जा सके। फिर उसके बाद उस इक्विपमेंट की फ्लशिंग की जाए ताकि उसके अंदर जो रेजिडुअल्स हैं वो भी रिमूव हो सकें, ताकि जो हैज़र्ड है, फायर हैज़र्ड है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और या बहुत लो लेवल तक उसको रिड्यूस किया जा सके और उसके बाद जो कटिंग प्रोसेस है वो उसको स्टार्ट किया जाए। फिर उसके बाद इंटेंगलमेंट हैज़र्ड्स हैं। इंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी लूज़ आइटम या लूज़ चीज़, कोई मूविंग पार्ट या मशीन के अंदर आ जाना या उसमें फंस जाना। तो जब भी एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें जो मेन हैज़र्ड्स क्या होता है कि जो ऑपरेटर है उसके अगर स्लीव्स कवर्ड नहीं है या लूज स्लीव्स हैं तो वो ग्राइंडिंग व्हील के अंदर आ सकते हैं और उसकी वजह से कोई इंजरी या डैमेज हो सकता है। तो जब भी ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाए तो जो लूज़ ड्रेसिंग है उनको प्रिवेंट किया जाए। उसके अलावा अगर कोई भी लूज़ ज्वेलरी इस्तेमाल की जा रही है जैसे हैंड ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाए ताकि जो इंटेंगलमेंट हैज़र्ड है उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक हैज़र्ड मौजूद होता है। अब इलेक्ट्रिक शॉक हैज़र्ड किस तरीके से हो सकता है कि अगर एंगल ग्राइंडर की जो केबल है वो डैमेज है या उसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज है, तो इसकी वजह से ऑपरेटर को या कोई भी नियर बाय वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जब भी एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले उसकी थॉरोली इंस्पेक्शन की जाती है ताकि उसके अंदर कोई भी जो डैमेज है इलेक्ट्रिक केबल्स से रिलेटेड वो उसको रिपेयर या रिप्लेस किया जाए। उसके अलावा जो एंगल ग्राइंडर है वो कभी भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ पर पानी मौजूद हो कि उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनमें आइसोलेटेड सेफ्टी शूज़ का इस्तेमाल करना भी लाजमी होता है जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक पावर टूल या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हों। फिर उसके बाद किक बैक हैज़र्ड्स आते हैं। किक बैक हैज़र्ड क्या होता है कि एक वर्कर एंगल ग्राइंडर को यूज़ कर रहा है और उसकी लूज़ ग्रिप की वजह से जो एंगल ग्राइंडर है वो हाथ से निकल जाता है या छूट जाता है और वो उसको या किसी दूसरे वर्कर को हिट कर सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाना चाहिए और इस चीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है कि ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी सिर्फ वो लोग जो एंगल ग्राइंडर को ऑपरेट कर सकते हैं या वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं टूल को इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ वही लोग इस टूल को इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ इस टूल को यूज़ ना करें ताकि जो किक बैक हैज़र्ड है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये कुछ मेन हैज़र्ड्स थे एंगल ग्राइंडर के ऑपरेशन में जो कि हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं कि आज के टॉपिक की समरी। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि एंगल ग्राइंडर किन किन फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अंदर कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए और
पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम हैज़र्ड्स की बात करें तो इन हैज़र्ड्स में नॉइज़ हैज़र्ड मौजूद था, उसके अलावा फ्लाइंग डेब्रिस हैज़र्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक हैज़र्ड होता है, इंटेंगलमेंट होती है, किकबैक होती है, फायर हैज़र्ड, डिस्क ब्रेकेज। फिर उसके अलावा हमने देखा कि जो भी डैमेज केबल्स होती हैं उनको रिपेयर या रिप्लेस करना चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रिक शॉक हैज़र्ड है उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिर उसके अलावा जो एब्रेसिव व्हील है अगर वो डैमेज है तो उस चीज़ को रिप्लेस करना चाहिए ताकि जो डिस्क ब्रेकेज हैज़र्ड है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर उसके अलावा जो एंगल ग्राइंडर है सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जो कॉम्पिटेंट पर्सनस हैं, जो ट्रेंड हैं इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए। फिर उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है हाउस कीपिंग, यानी जब भी एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाए तो उसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से जो फायर हैज़र्ड है वो क्रिएट हो, और जितने भी फ्लेमेबल या कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं वो इसके राउंड अबाउट एरिया से रिमूव होने चाहिए। फिर उसके अलावा जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है एंगल ग्राइंडर के ऑपरेशन में उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एयर प्लग्स या एयर मफ्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि नए आने वाले लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और EHS या हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतालिक चीज़ों को सीख सकें और अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू।